So at limiting concentration or infinite dilution, Debye-Huckel-Onsger give a equation. By using it, we can calculate the molar conductivity. So the equation was del m equals to del naught m lambda, sorry, not del, it's a lambda m equals to lambda naught m then a under root c. This was the equation. Actually this equation is Debye-Huckel-Onsger equation, and this equation is used to calculate the molar conductivity for strong electrolyte at infinite dilution. ये चीज ध्यान रखना है infinite dilution पर फाइंड करने के लिए. इसको हम रिलेट कर सकते हैं. We can relate this equation with line equation such as y equals to mx plus c. This is a straight line equation. ये हमारे पास में जो है एक straight line equation है. Straight line equation. इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो यू कैन सी हियर डेल एम एंड देयर इज ए अंडर रूट सी एंड देन प्लस डेल एम. ठीक है, डेल नॉट एम, लेमडा नॉट एम. यस बोलिए बेटा. यस बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं बेटा. जीरो कंसंट्रेशन को ही हम लिमिटिंग कंसंट्रेशन कह रहे हैं, एंड लिमिटिंग कंसंट्रेशन और जीरो कंसंट्रेशन इज एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन. सो दोनों वैल्यू सेम है. ध्यान रखें आप कि आपके पास लैम्डा इन्फिनाइट और लैम्डा नॉट, ये दोनों एक ही चीज को एक्सप्रेस कर रही है. दिस इज लिमिटिंग कंसंट्रेशन एंड दिस इज इन्फिनाइट डाइल्यूशन. तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन ही लिमिटिंग कंसंट्रेशन है. तो ये चीज याद रखना, दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं आप. ठीक है ना, इक्वेशन में ये चीज ध्यान रखें. तो एक बार मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखो आपको ध्यान होगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमने यूज में लेते हैं हम, जिसमें हमारे पास में y जो है इट रिप्रेजेंट द एक्सिस, इट रिप्रेजेंट द y एक्सिस, x रिप्रेजेंट द x एक्सिस, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. m इज फॉर स्लोप, ये स्लोप के लिए काम में आता है. एंड c इज इंटरसेप्ट, c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है. ठीक है, तो यहां पर मैंने इस इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग अरेंज किया है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. एट y एक्सिस हम यहाँ पर क्या लेंगे, y एक्सिस पर हम ले रहे हैं यहाँ पर डेल m. ठीक है, सॉरी लैम्डा m. तो लैम्डा m जो है हमारे पास ये किसको एक्सप्रेस करेगा, ये मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस करेगा. एंड c जो है देखो, c किसको एक्सप्रेस कर रहा है बेटा, c x एक्सिस को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर. तो x एक्सिस ये है आपके पास, तो x एक्सिस पर आप अंडर रूट c ले रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद में जो आपके पास माइनस a है, नेगेटिव a. यस बोलिए. हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा वेट. c जीरो कैसे होगा जब c की वैल्यू है यहाँ पर अपने पास में, तो हाउ कैन बी c जीरो. ठीक है ना, c कैन नॉट बी जीरो बिकॉज वी आर हियर टेकिंग. हाँ बिल्कुल लिमिटिंग कंसंट्रेशन है, बट उसको रिप्रेजेंट तो किसी से करोगे ना. वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय लैम्डा नॉट m. हम उसको लैम्डा नॉट m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, वो तो खैर बात की बात है, वो अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से. तो यहाँ पर आप देखिए, तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं तो इसके लिए हमारे पास में c जो है वो इंटरसेप्ट हो जाएगा आपके पास. सो a, द वैल्यू ऑफ a इज नेगेटिव. a की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है. a रिप्रेजेंट द स्लोप, ये स्लोप को एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है, तो स्लोप अगर नेगेटिव होता है तो बेटा मैंने कहा था, ध्यान रखना, इसमें स्लोप जो है वो क्या डाउनवर्ड आता है. नेगेटिव स्लोप जो है इट कम्स डाउनवर्ड, और अगर पॉजिटिव होता है तो वो अपवर्ड जाता है. तो यहाँ पर जो स्लोप होगा इट विल बी लाइक दिस, इस तरह से होगा डाउनवर्ड. इसे आप इस तरह से लेंगे, बस बहुत जो इसका स्लोप होगा वो होगा बहुत कम. ठीक है, अब इस स्लोप के अंदर एक चीज हो रहा है यहाँ पर कि स्लोप को हमने यहाँ पर माइनस a से रिप्रेजेंट किया है, स्लोप को माइनस a से रिप्रेजेंट किया है. और दूसरी चीज ये कि इसको अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, ठीक है, वैसे तो ऑर्डिनरी कंडीशन में हम इसको ऑब्टेन नहीं कर पाते. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमने डायग्राम बनाया था, तो हमने कहा अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, तो इन दैट केस इट इंटरसेक्ट दिस लाइन. तो इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है,
और इस लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद में ये जो आपके पास में पोर्शन बचता है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरसेप्ट बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, दैट विल बी ये हो जाएगा आपके पास इनफाइनाइट लिमिटिंग कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस करेगा। सो दिस इज द डायग्राम which represent the molar conductivity at infinite dilution for strong electrolyte। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है हमें नॉट की जो वैल्यू है बेटा ये यहाँ पर है, मतलब इस चीज को एक्सप्रेस कर दी है कि यहाँ पर हमारे पास में, क्योंकि हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन यहाँ जीरो हो गई है। जब कंसंट्रेशन जीरो हो गई है तो उस केस के अंदर आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी को क्या कहेंगे, लिमिटिंग कहेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिमिटिंग शो करा है। ठीक है, जहां पर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यही डायग्राम हमने किसके लिए देखा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा था। तो वो इस इक्वेशन से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। और ये इक्वेशन जो है ये आपके पास में डिबाई-हक्केल-ऑल्सकर इक्वेशन कहलाती है। तो इसमें इसकी डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई है, बस हमारी बुक में कहीं पर एक मेंशन किया हुआ है इसको कि डिबाई-हक्केल-ऑल्सकर नाम की कोई इक्वेशन है जो दी गई थी। तो मैंने थोड़ा सा इसको बता दिया कि किस तरह से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन इंपोर्टेंट चीज है बेटा ये चीज समझना आप, दैट इज टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से कैलकुलेट की जाए, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलराउश। तो कोलराउश ने एक लॉ दिया था जिसे हम कोलराउश लॉ के नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज कोलराउश लॉ। तो इस कोलराउश लॉ को हम देख लेते हैं। व्हाट इज कोलराउश लॉ? ओके, वी आर स्टडिंग द नेक्स्ट इज कोलराउश लॉ। कोलराउश लॉ। ओके, अब देखिए जो कोलराउश लॉ था इसको ध्यान से समझे बेटा। कोलराउश लॉ जो है इट shows the molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, it shows the molar conductivity of infinite molar conductivity for weak electrolyte। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या लिमिटिंग कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस करता है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए लॉ क्या कहता है। बिल्कुल सिंपल सी टर्म कही है इसने, और इसका स्टेटमेंट था इस लॉ के अकॉर्डिंग इट स्टेट्स कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ electrolyte at infinite dilution is the sum of molar ionic conductivity of cations and anion of the electrolyte। अब एक बार इसको समझते हैं, व्हाट डज इट सेज। तो ये क्या कहता है, देखिए कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। जो आयन्स है आपके पास में, कैटाइंस एंड एनाइंस, उनकी जो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी है उसके सम के इक्वल होता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज वी हैव एक्स एंड वाई, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है। वी कैन डिसोसिएट, सपोज ये वाटर में डिसॉल्व करने पर, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू एक्स प्लस आयन एंड वाई माइनस आयन। ठीक है, इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है। सो वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स वाई इन टर्म ऑफ कोलराउश लॉ।
तो कोलराउश लॉ ने कहा कि इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स एंड वाई एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना बेटा, ये जो है इनफिनाइट डाइल्यूशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट एम मोलर कंडक्टिविटी और एक्स वाई आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इट शुड बी इक्वल टू, ये इक्वल होनी चाहिए किसके, देखो, इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी मतलब आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी है। तो आयंस आपके पास में एक x प्लस आयन है, एक y माइनस आयन। तो यहां पर मैं आयंस के लिए अलग से सिंबल यूज में ले रहा हूं, ये लैम्डा, ठीक है। तो इसको यूज में ले रहा हूं, तो इसे तो मैं लिख सकता हूं यहां पर x प्लस आयंस के लिए इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, एंड दिस इज y माइनस मोलर कंडक्टिविटी फॉर y माइनस आयंस। तो सिंपल यही है कि जितने आयंस में वो डिसोसिएट होगा तो उनके आयंस का सम कर लो, आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का सम कर ले, वो उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। बट यहां पर क्या है बेटा, इसमें देखा है कि हमने दिस इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटिंग इनटू only one positive and one negative ion, but sometime it happens that the number of ions are greater, ठीक है, कभी कभी नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड ले लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन। सपोज अगर इसी रिएक्शन में आप यूं समझ लें कि आपके पास में वी हैव n नंबर ऑफ x एंड y नंबर ऑफ y, तो m नंबर ऑफ y, तो ये आपके पास में है n नंबर ऑफ x एंड m नंबर ऑफ, जस्ट a minute. Okay, let's continue. और वीडियो आ रहा है बेटा? ओके, तो देखिए इसको मैंने डिसोसिएट किया। सपोज यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। नाउ वी हैव चेंज द नंबर ऑफ आयंस हियर इन दिस फार्मूला। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x n नंबर में है, y जो है वो m नंबर में है। सो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इफ वी हैव n नंबर ऑफ x, सो n कैन बी रिटन इन फ्रंट ऑफ इट, n उसके आगे लिखा जाएगा। और इसका चार्ज कितना होगा? इट विल बी m प्लस चार्ज, ठीक है, m पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, या प्लस m चार्ज, इट विल बी प्लस m चार्ज। सिमिलरली अगर आप y को लिखते हैं तो y के देखिए नंबर ऑफ y आयंस कितने हैं? m। सो m को मैं आगे लिख रहा हूं, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? इसका चार्ज यहां पर होगा n, सो इट विल हैव माइनस n चार्ज, ठीक है। सो ये हमने यहां पर लिख दिया है, अब हमें क्या करना है? इसको एक्सप्रेस करना है किसमें? कोलराउश लॉ की फॉर्म में। तो कोलराउश लॉ की फॉर्म में अगर मैं इसके लिए देख रहा हूं, इसके लिए x n y m इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसको देख रहा हूं, तो इनके जो नंबर ऑफ आयंस है, ध्यान रखना बेटा, तो इनके नंबर ऑफ आयंस है, दे विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस सिंबल, इस सिंबल के आगे लगाएंगे, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ y के लिए अगर मैं देखता हूँ, x के लिए अगर मैं देखता हूँ, तो x जो है n नंबर ऑफ x है आपके पास में, ठीक है, और y जो है इट हैज m नंबर ऑफ y। तो जो नंबर ऑफ आयंस है दे विल बी प्लेस्ड बिफोर दैट सिंबल, उस सिंबल के आगे उनके नंबर ऑफ आयंस को आप लगा देंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है n and m, ठीक है, ये क्या है? दे आर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं हम, ठीक है, ये तो रिप्रेजेंटेटिव वो था, फॉर्मूला था। बाकी लेट्स सी विद एन एग्जांपल। सपोज, जैसे मान लीजिए, सपोज वी हैव मैग्नीशियम क्लोराइड, और इफ वी डिसॉल्व मैग्नीशियम क्लोराइड इन वाटर, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट विल डिसोसिएट इनटू Mg2+ and 2Cl minus, like this will be the dissociation of MgCl2। now what happen, अब अगर मैं यहाँ पर इसको कोलराउश लॉ के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू कोलराउश लॉ, ओके, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा इसे? इनफिनाइट डाइल्यूशन पर MgCl2 की मोलर कंडक्टिविटी, this is the molar conductivity of MgCl2 at infinite dilution। it can be written as limiting concentration भी लिख सकते हैं आप, या नॉट भी लगा सकते हैं ऊपर। so it will be equal to the molar ionic conductivity of ions, तो इन दोनों की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के सम के इक्वल हो जाएगा ये। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव आयन इज Mg2+, ओके, Mg2+, its molar conductivity at infinite dilution plus number of negative ions we have 2, so 2 will be placed first, पहले 2 लगाएंगे आप, और उसके बाद में आप लिखेंगे Cl माइनस आयन, ठीक है, इसके लिए इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी।
सो ये कॉलराउस लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। तो सिंपली आपको चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें जो नंबर ऑफ आयंस हैं दे विल बी प्लेस्ड बिफोर देयर आयनिक कंडक्टिविटी। तो उन्हें उनकी आयनिक कंडक्टिविटी से जस्ट पहले लिखना है। बाकी इन दोनों का सम जो होता है इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉलराउस लॉ। इस लॉ को हम क्या कह रहे हैं? कॉलराउस लॉ कह रहे हैं। सो यूजिंग दिस इक्वेशन we can calculate the molar conductivity of electrolyte which is weak। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, इसका यूज कहां कहां किया जा सकता है। कॉलराउस लॉ का यूज हम कहां करते हैं? ओके, लेट्स सी एप्लीकेशन नंबर 1 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछ लिया जाता है जो मैं बता रहा हूं आपको। एप्लीकेशन नंबर 1 एंड द एप्लीकेशन इज, और एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ weak electrolyte using other electrolytic solution। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझा जाएगा कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी। ओके, पावर ऑफ, जस्ट अ मिनट। यस, देखते हैं। सो सपोज आपको कहा गया कि फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड। आपको एसिडिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है यूजिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट, HCl and NaCl at infinite dilution। देखो, पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए, वी हैव 3 इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे पास 3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो यूजिंग दीज 3 इलेक्ट्रोलाइट्स वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, या वी हैव टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में? व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले जो हमें गिवन इलेक्ट्रोलाइट्स दी हैं जिनकी हेल्प से हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, आप इनको डिसोसिएट करके, रफ है, पहले रफ वर्क कर रहे हैं फिर फेयर वर्क करेंगे। ठीक है, तो रफ वर्क में आप क्या करेंगे? देखिए, पहले जो आपको दिए गए हैं, फर्स्ट वी हैव सोडियम एसिटेट। ठीक है, इसको मैं डिसोसिएट कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव आयन, then we have H plus ion, Cl minus ion and Na plus ion and Cl minus ion। तो ये हमारे पास आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो इनको यूज करके आपको एसिडिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो इनको मैं कुछ इस तरह से अरेंज करूं कि मेरे पास में लास्ट में केवल 2 आयंस बचे, वन इज एसिटेट आयन एंड सेकंड इज H प्लस आयन, क्योंकि जब ये कंबाइन होंगे तो एसिटेट बन जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखिए कि मैं अगर सोडियम एसिटेट और HCl की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करूंगा, जैसे इनके आयंस को मैं ऐड करूंगा, ठीक है, और उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा NaCl को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा? CH3COOH, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एसिडिक एसिड बच जाएगा। तो अब हमें कॉलराउस लॉ को यूज में लेकर के कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास में इस तरह से एसिडिक एसिड आ जाए। ठीक है, तो अब इसको मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, लेट्स सी, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब कॉलराउस लॉ की बात कर रहे हैं। तो कॉलराउस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके लिए लिखता हूं फॉर सोडियम एसिटेट के लिए क्या लिख सकता हूं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसिटेट, it will be equals to the molar conductivity of ion and sodium ion। It can be written as according to Colruyt's law। Colruyt's law के अकॉर्डिंग हम इसको यूं लिख सकते हैं,
और आयंस के लिए थोड़ा उसको डिफरेंट शो करने के लिए आप ये वाला लैम्डा ले लें, ठीक है, ये लैम्डा ले लिया, ये स्मॉल लैम्डा है, दैट इज कैपिटल लैम्डा, ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज में ले रहे हैं और ये आयंस के लिए यूज में ले रहे हैं। सेकेंड, उसके बाद हम लेते हैं 4 HCl। HCl के लिए अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, फॉर HCl के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मोलर कंडक्टिविटी इट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन at infinite dilution and molar conductivity of Cl minus ion at infinite dilution. And third, for NaCl, it can be written as molar conductivity of NaCl at infinite dilution. It will be equals to the molar conductivity of Na plus ion and molar conductivity of Cl minus ion. This is equation number first, this is equation number second, and this is equation number third. So what you have to do is आपको इन इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज करना है कि आपके पास एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी आ जाए। So what I do कि adding फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को तो मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग थर्ड, और उसमें से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, लेट्स सी, देखते हैं। सो इन दो को ऐड कर रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड। So we have sodium acetate plus HCl, then subtracting NaCl, ठीक है, this is the left part of equation। अब राइट पार्ट में हम क्या करेंगे, इनको लेना है, इनको ऐड करना है, तो इसको ऐड कर रहे हैं, तो आप देखिए एसिटेट आयन, देन सोडियम प्लस आयन, देन you have H plus ion, then Cl minus ion, and then again subtract करना है आपको NaCl को, so Na plus ion and subtracting Cl minus ion, ठीक है। अब हम यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। So Na plus will be cancelled by Na minus molar conductivity, Cl negative will be cancelled by this Cl negative, से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पर एसिडेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी और यहाँ पर H प्लस आयन की मोलर कंडक्टिविटी, दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, वो मैं इधर लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, इसे मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू दिस पार्ट, इसके इक्वल होगा ये, इसे आप लिख सकते हैं सोडियम एसिटेट के लिए मोलर कंडक्टिविटी, देन NaCl के लिए मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी HCl के लिए, एंड सब्ट्रैक्टेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ठीक है। सो वी हैव गॉट अ फॉर्मूला using which we can calculate the molar conductivity of acetic acid। तो अगर आपको एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, सोडियम एसिटेट और HCl को ऐड करें और उसमें से NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी किसकी, एसिटिक एसिड की। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन हो गई इसकी, इसको यूज करके आप इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, yes, once you know the molar conductivity at infinite dilution, so you can calculate the degree of dissociation, ठीक है। देखिए सेकेंड एप्लीकेशन इज टू डिटरमाइन degree of dissociation, it is dissociation or ionization, we can say ionization, degree of ionization, it is represented by alpha, ठीक है, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं बात कर रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, so how can we calculate the degree of dissociation? Actually degree of dissociation alpha, it is equals to lambda m divided by lambda infinite m, ठीक है। इसको समझना, देखिए ये जो मैंने ऊपर लिखा है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टन कंसंट्रेशन, किसी कंसंट्रेशन पर ये मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है। बट ये जो है हमारे पास में इट इज मोलर कंडक्टिविटी
conductivity at infinite dilution or we can say limiting concentration. तो अगर हमारे पास ये दो वैल्यू है तो वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. बट अब ये चीज और ध्यान रखनी है कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं. जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कंसंट्रेशन, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था, एक्चुअली ये हम ध्यान रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं. तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था, देखिए इट वाज लाइक दिस, कि यहां लिख रहा हूं पहले एक बार, कि इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन. ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी भी हो सकती है वहां पर. तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट करता हूं इसके लिए, तो फॉर्मूला क्या बनता है, देखो कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय सी, देन इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी. तो ये अभी हमने पढ़ा है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि आपके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है, जो आपके पास जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके लिए मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, प्लस जो आपके पास नेगेटिव आयंस हैं उनके लिए मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, जिसको आप कोलराउस लॉ से ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, उसे आप यहां पुट कर देंगे. तो अगर आपके पास ये वैल्यूज हैं तो इससे आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें बेटा क्या होता है कि आपको ना स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं. ठीक है, या फिर एक फोर्थ चीज पूछ ली जाती है जिसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कैलकुलेट करने के बाद इस फोर्थ का रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, ऐसा इसलिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कहा किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करें, और आपको गिवन वैल्यू क्या दिया गया है, वहां पर केवल आपको एक रेजिस्टेंस वो दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है. तो आपको पता है रेजिस्टेंस की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, जी फाइंड कर सकते हैं 1/r. ठीक है, जब आप जी फाइंड कर लेंगे तो उससे फिर आप कप्पा फाइंड कर सकते हैं, जी इंटू जी स्टार. और जब आप कप्पा फाइंड कर लेंगे, कप्पा मतलब क्या है, कंडक्टिविटी, और जब आप कंडक्टिविटी फाइंड कर लेंगे तो आप मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं उससे. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी वो फॉर्मूला हो ही गया, कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय सी. और जब आपने कप्पा फाइंड ये मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर ली तो फिर उससे आप अल्फा फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको. तो अब इसमें आपको क्या है, ये फोर्थ पूछते हैं कि आप इसको कैलकुलेट करें, और ये गिवन है आपके पास में, या बीच में ये गिवन है, जी स्टार गिवन है, तो आपको इसको कैलकुलेट करना है. तो ये पूरा प्रोसीजर हमको पता होना चाहिए. ठीक है, कि रेजिस्टेंस की हेल्प से आप कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, कंडक्टिविटी की हेल्प से आप कंडक्टेंस फाइंड करेंगे पहले रेजिस्टेंस से, और कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी, एंड मोलर कंडक्टिविटी से आप फाइंड कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, अब इसके बाद भी एक स्टेप और है, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसी एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और उसमें इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इसे सिंपली आपको ध्यान रह जाएगा, इसको आप k से डिनोट करते हैं, एंड k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. ये आपके पास में क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है, जिसमें c जो है बेटा, c कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, और अल्फा आप यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, कंसंट्रेशन गिवन होती है, अल्फा आप यहां से ऑब्टेन करेंगे. तो यानी इसके बाद एक स्टेप और है, आप k को और फाइंड कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, ये पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर एक चीज पता है तो दूसरी चीज भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इसमें एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें इस तरह से सीक्वेंस में आपको चीजें फाइंड करनी हो, इनका यूज कैसे किया जा सकता है. चलिए देखते हैं. Let us see, and the numerical is okay. Just a minute. चलिए पहले तो कोलराउस लॉ पर ही देख लेते हैं अपन, बाकी तो उसके बाद ही देखा जाएगा. Okay, let us see. A question is given: the conductivity of 0.01 m
solution of a monobasic acid is 9.5 into 10 raised to power minus 4 Simon centimeter inverse. The molar conductivity of the acid at infinite dilution is 380.0 Simon centimeter square mole inverse. And here you have to calculate degree of dissociation and ionization constant for acid. ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करना है. ठीक है, और बाकी चीजें आपको दी गई हैं, तो ये चीज आपको इसमें कैलकुलेट करनी है. सो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क. एक तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है. ठीक है, इसको आप करना, इसको अपन कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, दैट्स इट. और एक जॉन ने क्वेश्चन पूछा था. जॉन, आर यू देयर? हाँ जॉन, एक्चुअली वो आपने कहा था ना कि NaCl वाला, एक्चुअली उसमें वो देखा था मैंने, आंसर भी उसमें लिख दिया था बाद में. एक्चुअली NaCl को जब आप HCl के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो दोनों में एक कॉमन आयंस होता है. जैसे NaCl में Cl और HCl में Cl, दोनों में Cl कॉमन है. तो आपको ध्यान होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा था कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है, उस कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर आपने देखा था कि अगर कॉमन आयन इफेक्ट होता है तो ध्यान रखना उसमें प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है और जो सॉल्वेशन होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाता है. तो NaCl आप उसमें डिसॉल्व तो करेंगे लेकिन उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्योंकि Na की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे, Cl की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी. ठीक है, क्योंकि HCl में भी Cl है और Na में भी Na के साथ में भी Cl है. ठीक है, सो इट विल नॉट बी सॉल्युबल. चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. और फिर कहना है कुछ? जॉन, योर हैंड इज अगेन रेज्ड. हाँ बोलिए. बेटा डाइल्यूट HCl में भी एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, HCl के अंदर आपके पास में Cl आयंस तो प्रेजेंट है और Cl आयन का जो इफेक्ट होगा वो नेचुरल है कि कॉमन आयन इफेक्ट होगा और वो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देगा. ठीक है, एक तो ये वाला है. अब एक क्वेश्चन और उठता है इसके अंदर कि अगर मान लो आपने तो HCl की बात की, फिर H2SO4 HNO3 भी तो है, क्या उनमें डिसॉल्व होगा? तो एक्चुअली ये क्या करते हैं कि इसके साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी करते हैं. आपके पास NaCl का सॉल्यूशन है और मान लो आपके पास में वो है नाइट्रिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वो भी आपस में इसके साथ रिएक्शन करते हैं. अगर H2SO4 के साथ कराते हैं तो फिर वो सोडियम सल्फेट बना लेगा. HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर लेगा, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करने लग जाता है. तो इसलिए भी उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती, मतलब ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होती, बल्कि रिएक्शन करने लग जाता है. तो जो डिसॉल्व होता है वो रिएक्शन नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना. जैसे अपन NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इट डज नॉट गो इनटू अ रिएक्शन. ये क्या करता है, वो डिसोसिएट होकर के आयंस बना लेता है, इसलिए सॉल्युबल होता है. ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर. हाँ ये ठीक है बेटा, ये चैप्टर खत्म हो गया है और वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर टुमारो. ठीक है, दैट विल बी सॉलिड स्टेट. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके जॉन.